नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या भारत के सामने फिर से नया एक भाषा विवाद फिर से प्रारंभ होने वाला है। क्या सुगबुगाहट हो रही है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन क्या बयान दे रहे हैं, क्या तैयारी वहां हो रही है। भारत में हिंदी का विरोध और भाषा विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इस समय फिर से ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, समग्र शिक्षा मिशन का लगभग 2200 करोड़ रुपए का फंड तभी मिलेगा राज्यों को जबकि वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को अपने राज्य में लागू करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपको राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा और विवाद की जड़ यही बात बन गई। जी हाँ, तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ये कहते हैं कि इसके माध्यम से एक प्रकार से हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। हिंदी का विरोध तमिलनाडु में क्यों है, कब से है, इस पर यदि आप ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा कि जब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे सी राजगोपालाचारी। 1937 में उन्होंने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के जरिए ये कहा गया कि तमिलनाडु, आज का जो तमिलनाडु है, मद्रास प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था, उसमें हिंदी भाषा को विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसको लेकर वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये विरोध आगे कब बढ़ा? आगे बढ़ा देश की आजादी के बाद। 1950 की जब हम बात करें, उस समय जब राजभाषा हिंदी को बनाने की बात थी और ये कहा जा रहा था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में काम में लिया जाएगा। ये जो सहायक भाषा वाली बात थी 15 वर्षों की, इसको लेकर तमिलनाडु के लोगों में ये भय व्याप्त हो गया कि 1965 के बाद, क्योंकि बात 1950 की हो रही है, तो 15 वर्ष बाद यानी 1965 के बाद में तमिलनाडु में हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी जाएगी और इस बात को लेकर बवाल मच गया। काफी विरोध प्रदर्शन हुए और विरोध प्रदर्शन जो है वो 1967 में भी हुए। 1967 में जब विरोध प्रदर्शन हुए तो उसमें हिंदी के विरोध की चिंगारी तमिलनाडु से भड़की और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK जिसको कहा जाता है, वो DMK पार्टी ने इस विरोध का झंडा बुलंद किया। आप देखते होंगे दक्षिण में जो हिंदी के विरोध की बात होती है, खासतौर पर उस विरोध के पीछे कहीं ना कहीं DMK का एक बड़ा हाथ है और इस समय भी DMK के नेता ही जोर शोर से इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहिए या कहिए केंद्र सरकार से जुड़े हुए अनेक नेता मंत्री, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप पर किसी प्रकार का भाषा का दबाव नहीं बना रही है। त्रिभाषा फॉर्मूले की जहां तक बात की जाती है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पहली भाषा होगी आपकी मातृभाषा और उस मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई और उसमें ये कहा गया कि छोटे बच्चों को जो प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो उसी भाषा में दी जानी चाहिए जो भाषा वो अपने घर परिवार में सुनता है, जो बोलना वो सीखता है। और इसके पीछे विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि बच्चे जिस भाषा में सपने देखते हैं उसी भाषा में उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके पीछे कारण है कि उनकी जो कल्पनाशीलता है उसका विकास उसी प्रारंभिक भाषा में होता है, उसी मातृभाषा में होता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आप प्रारंभिक शिक्षा जो है उसी भाषा में दीजिए जो वहाँ की मातृभाषा हो। तो फिर इसमें तमिलनाडु के नेताओं को आखिर क्या आपत्ति है? इस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या है? तमिलनाडु में द्विभाषा फॉर्मूला चलता है। एक वहाँ की जो भाषा है तमिल, वो चलती है और दूसरी चलती है अंग्रेजी। अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फॉर्मूले की बात आती है तो तीसरी भाषा अन्य कोई भारतीय भाषा या फिर हिंदी हो सकती है। तो DMK के नेता इस बात से डरे हुए लगते हैं कि तीसरी भाषा कहीं ना कहीं हिंदी नहीं आ जाए। हिंदी आ जाए तो आखिर नुकसान क्या है? इस पर DMK के नेता जो है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कहते। कुछ समय पहले
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये जरूर कहा कि जहां हिंदी का विकास होता है वहां स्थानीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं समाप्त हो जाती हैं। और स्टालिन ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार कभी हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हिंदी का प्रभाव वहां बढ़ा वैसे वैसे स्थानीय भाषाएं समाप्त हो गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले यदि 100 वर्षों की बात करें तो हिंदी भाषा ने कई भाषाओं को समाप्त कर दिया। इस पर अच्छी खासी बहस हो सकती है, लेकिन कौन सी भाषाओं को समाप्त कर दिया, तो स्टालिन कहते हैं कि भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, ऐसी कोई 20 बोलियों के भाषाओं के नाम वे गिनाते हैं। लेकिन क्या ये भाषाएं सच में समाप्त हो गई? आज आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां के लोग अपने अपने क्षेत्र से आंचलिक बोलियां बोलते हैं। हम उन्हें एक साथ मिलाते हैं तो हम उसको राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा का दर्जा देते हैं, कहते हैं। लेकिन क्या हिंदी के आने से स्थानीय भाषा समाप्त हुई है? विचार करने की आवश्यकता है। या फिर डीएमके फिर से कोई नया विवाद खड़ा करना चाहता है? क्या है इसके पीछे मंशा, इसमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन हिंदी के बारे में स्टालिन ने जब ये सब कुछ कहा तो वे केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा हिंदी तो सिर्फ मुखौटा है, पीछे मूल क्या है, तो मूल उन्होंने बताया संस्कृत को। और संस्कृत भाषा का भी लगभग उतना ही विरोध उनके बयानों में देखने को मिलता है जितना वे हिंदी का विरोध करते हैं। अब जब हम स्टालिन की बात करते हैं तो बात हम करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों दक्षिण भारत में गए। संभवतः जहां तक मुझे ध्यान है कोयम्बटूर में उनकी कोई सभा थी, और उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं आप सबसे इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मैं विश्व की सबसे पुरानी तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। क्या अमित शाह जानते थे कि आने वाले दिनों में यहाँ भाषा का विवाद आगे बढ़ने वाला है? क्या उसी के लिए मरहम लगाने की तैयारी अमित शाह कर रहे थे? लेकिन बहरहाल अभी जो विवाद बना हुआ है वो बना हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर। और 1967 में जिस तरीके से तमिलनाडु सुलगा था भाषा के विवाद पर, क्या फिर उसी तरह की तैयारी वहां के राजनेता कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम केंद्र के सामने नहीं झुकेंगे और केंद्र किसी भी तरीके से दबाव बनाकर हमारे ऊपर हिंदी थोप नहीं सकता। तो क्या हिंदी थोपी जा रही है? विचार करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान क्या कहते हैं? क्या वे ये कहते हैं कि आप तमिल छोड़ दीजिए? नहीं। क्या वे ये कहते हैं कि आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए? नहीं। तो तीसरी भाषा यदि आप सीखते हैं तो उसमें कहाँ तकलीफ है? और भाजपा और केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेताओं का भी यही कहना है कि आपके पास में स्वतंत्रता है भाषा को चुनने का, लेकिन आप अधिक भाषाएं सीखेंगे, एक भाषा और सीखेंगे तो आखिर बिगड़ क्या जाएगा? वहीं स्टालिन कहते हैं कि एक भाषा का अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय विद्यार्थी टेक्नोलॉजी पढ़े, विद्यार्थी विज्ञान पढ़े। ये बात भी ठीक है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना ये कहाँ तक ठीक है? मुझे याद आता है मैंने लगभग 1 दशक पहले हिंदी भाषा को लेकर ही कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था। इस दौर में जब हिंदी को लेकर इतना विवाद चल रहा है तो मुझे भी याद आ गई वो पंक्तियां कि हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, और लालिमा लगती है ये रूप राशि के गाल की। ये भारत का आभूषण है, माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है। संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक हैं। इसे बढ़ाएं, इसे बचाएं, अपनी जिम्मेदारी है, असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं संस्कारों की तो हम बात करते हैं हिंदी भाषा की भी। मैं अनेक बार मंचों से भी ये बात कह चुका हूँ कि आपको यदि कार चाहिए तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अन्य विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको भारत का संस्कार चाहिए तो आपको माँ हिंदी की शरण में आना ही पड़ेगा। आपको हिंदी जिस तरीके का संस्कार देती है वैसा विदेशी भाषाएं नहीं दे सकती। लेकिन इस कथन में भारत की किसी भी अन्य स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का कोई विरोध नहीं है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो। सभी भाषाओं का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, एक समृद्ध विरासत रही है, उनका सबका सम्मान है। और भारत में अनेक लोग ये स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं सीखते भी हैं। हमारे यहाँ तो हम जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो भी कोई शुद्ध हिंदी में तो है नहीं, अवधी भाषा में है और उसका पूरा सम्मान है। ठीक इसी प्रकार अमित शाह कह ही चुके हैं विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल का
वे भी सम्मान करते हैं, केंद्र सरकार भी सम्मान करती है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में जबकि ये विवाद बढ़ाने की कुछ तैयारियां हो रही हैं, इस दौर में हमें ये विचार करना पड़ेगा कि भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हमें ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ना है जो देश को आगे बढ़ाए, देश को 4 कदम पीछे धकेलने वाले विवादों से हमें बचना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और भी तमाम कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन जो विषय आपकी संस्कृति को, आपके रहन सहन को, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने वाला है, उसको लेकर आखिर विवाद क्यों। इसलिए सभी देशवासियों से ये आग्रह करूंगा कि विषय को ठीक से समझें। विवाद बढ़ाने की कहाँ आवश्यकता है, आप आराम से विचार विमर्श कीजिए, संवाद कीजिए और संवाद से समाधान का रास्ता भी निकालिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस एपिसोड को हम विराम। आपका क्या कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, आपका क्या कहना है त्रिभाषा फॉर्मूले पर, और साथ ही साथ दक्षिण भारत से जो ये बात निकल कर आ रही है भाषाओं के विवाद की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।